जय हिंद साथियों, वेलकम टू नेक्स्ट लेवल कोच। आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। आइए आज हम बात करने जा रहे हैं, नए सब्जेक्ट पर बात करेंगे, नए सब्जेक्ट पर चर्चा करेंगे और आप सभी लोगों के लिए जीएस, जिसमें हिस्ट्री, जियोग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, यूपीएससी परीक्षा को देखते हुए जिस प्रकार के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं या संभावना बनती है, उसी हिसाब से हम सभी विषयों पर चर्चा करेंगे। इससे पहले कंप्यूटर पर वीडियोस प्रोवाइड की जा चुकी हैं और बायोलॉजी के भी लेक्चर्स चल रहे हैं लगातार। आज हमारा नया सब्जेक्ट रहेगा इतिहास का। तो आप सभी लोगों को इसी प्लेटफॉर्म पर लगभग सभी सब्जेक्ट उपलब्ध कराए जा सकें जीएस के, जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे जा रहे हैं। तो उसको देखते हुए हम आज इतिहास का परिचय जानेंगे और कि आखिर इतिहास पढ़ना क्यों जरूरी है, और उसके बाद हम टॉपिक वाइज अपने विषय पर चर्चा करते रहेंगे। तो हम प्राचीन भारत का इतिहास पहले पढ़ेंगे, फिर मध्यकालीन भारत का इतिहास एवं आधुनिक भारत का इतिहास पढ़ेंगे। तो सबसे पहले स्टार्टिंग होगी प्राचीन भारत के इतिहास की, जिसमें हम जानेंगे जो भी उसके टॉपिक्स हैं, जहां से क्वेश्चंस आते हैं और पूछे जाते हैं, किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो बात यह आती है कि हमें इतिहास जानने की आवश्यकता क्यों है। आखिर इतिहास क्यों पढ़ा जाए जबकि वो अतीत का हिस्सा है। तो इतिहास अध्ययन की दृष्टि से अगर देखा जाए तो बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इससे हमें यह पता चलता है कि प्राचीन काल में लोगों का जीवन कैसा था, लोग कैसे रहते थे, उनकी आजीविका के साधन कैसे थे। जिसमें हम जानेंगे इतिहास में कि मानव समुदाय जो रहा है वो प्राचीन संस्कृतियों का विकास उसने कैसे किया, कब किया और कहां किया। कृषि की शुरुआत कैसे हुई, और क्योंकि हम इतिहास पढ़ते तो हमें यही पता चलेगा कि जैसे कृषि की शुरुआत कैसे हुई, जीवन उनका स्थिर कैसे हुआ, उनकी आजीविका के साधन क्या थे, और कताई, बुनाई, शिल्प कला, वास्तुकला, इन सभी के बारे में हमें जानकारी मिलती है। और वह इतिहास जो हमारा आज का वर्तमान है वो कहीं ना कहीं इतिहास की जड़ों से जुड़ा हुआ है। तो हम देखेंगे कि जो लोग प्राचीन काल में रहे उनकी आजीविका के साधन क्या थे। और बात की जाए, कोई व्यक्ति सभ्य तभी माना जाएगा जब वह लिखना जानता हो। प्राचीन भारत के इतिहास की बात की जाए तो यह हमारा देश ऐसा रहा है जहां पर आर्य, तुर्क, कोण, लगभग इस तरीके की प्रजातियों ने इस विशाल भारत को अपना घर बनाया।
और यहां पर निवास किया। और बात की जाए, हम देखते हैं इतिहास में तो विभिन्न धर्मों का प्रांगण रहा, विभिन्न धर्मों का उदय हुआ यहां, जिसमें हिंदू, जैन एवं बौद्ध धर्म का उदय हुआ। तो देखते हैं कि यहां पर विभिन्न विभिन्न धर्म के लोग विभिन्न प्रकार की भिन्न भिन्न प्रकार की रीति रिवाजों को मानने वाले लोग मौजूद हैं। लेकिन फिर भी एक प्रकार से देखा जाए, आंतरिक तौर पर इस उपमहाखंड को एक ही खंड के रूप में माना गया। इतिहास में हम देखते हैं कि भरत नाम के एक वंश के नाम पर हमारे देश का नाम भारतवर्ष अर्थात भारत का देश पड़ा। यूनानी इतिहासकारों ने भारत को इंडिया शब्द से संबोधित किया, क्योंकि वो सिंधु घाटी सभ्यता सिंधु नदी के आसपास से आए, क्षेत्र से आए, और उस क्षेत्र के आधार पर उन्होंने सिंधु के जगह इंडस शब्द यूज किया और इस पूरे उपमहाखंड को क्या कहा, इंडिया शब्द से संबोधित किया। बात की जाए अरब मुस्लिम इतिहासकारों ने, तो अरब मुस्लिम इतिहासकारों ने भी हिंदुस्तान शब्द से उपमहाखंड को संबोधित किया, इसका यह नाम दिया। तो इतिहास की जानकारी, हमें ये सारी जानकारियां हमें कैसे प्राप्त होती हैं, कहां से प्राप्त होती हैं? तो इन जानकारियों को प्राप्त करने के लिए हमें अध्ययन करना पड़ता है। किसका अध्ययन करना पड़ता है? तो हम कुछ पुरातात्विक स्रोतों का अध्ययन करते हैं और कुछ साहित्यिक स्रोतों का अध्ययन करते हैं। तो पुरातात्विक स्रोतों की अगर बात की जाए तो पुरातात्विक स्रोत कौन से होते हैं और साहित्यिक स्रोत कौन से होंगे? पुरातात्विक स्रोतों में जैसे हम बांट, मनके, औजार, सिक्के, इन सभी का अध्ययन करते हैं तो हमें पता चलता है कि यहां पर कुछ ऐसी सिचुएशन रही होगी, जैसे मनके उपलब्ध होने पर लगता है कि हो सकता है, या बांट उपलब्ध हुए तो यह पता चल जाता है कि हो सकता है व्यापार प्रधान व्यापार रहता होगा। या कभी कभी सिचुएशन ऐसी मिलती है कि जो कुछ मोहरें मिलती हैं और लगभग अलग अलग स्थानों पर अलग अलग क्षेत्रों में समान आकार की या समान दृश्य की जो मोहरें प्राप्त होती हैं, तो यह अनुमान लगाया जा सकता है कि यहां से व्यापार होता रहा होगा। हम देखते हैं कि कुछ समाधान मिलते हैं जिसमें एक साथ कई शव दफनाए जाते हैं, तो वहां से भी कुछ जानकारियां मिलती हैं कि जैसे प्राचीन काल में लोग सोचते होंगे कि मृत्यु के बाद भी जीवन है। वहां पर कुछ आभूषण किसी बकरी के शव के साथ बकरी के दफनाए जाने के साक्ष्य, इस तरीके के साक्ष्य हमें प्राप्त होते हैं। और देखते हैं कि जो शासक रहते हैं अभिलेखों में अपना नाम दर्ज करवाते हैं और उस अभिलेखों के माध्यम से वो प्रजा को या अन्य लोगों को सूचनाएं देते हैं। जैसे अशोक की बात की जाए तो अशोक के अभिलेख में, शिलालेख में उसने ये सारी जानकारियां दी प्रजा के बारे में। तो अगर इतिहास को जानना है तो हमें इतिहास कैसा रहा और आज वर्तमान में हम अगर देखते हैं तो मानव का विकास एक क्रमानुसार हुआ है, या किसी एक दिन में या तत्काल नहीं हुआ। और कालक्रम के आधार पर ही हम जो भी परिवर्तन होते रहते हैं, उन परिवर्तनों के आधार पर ही हम कालक्रम का निर्धारण करते हैं। जैसे पुरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल। तो हम पुरातात्विक स्रोतों के आधार पर जानते हैं
अगर बात की जाए साहित्यिक स्रोतों की, तो साहित्यिक स्रोत में जैसे ब्राह्मण साहित्य, जैन साहित्य, बौद्ध साहित्य और कुछ विदेशी जातियों के वृत्तांत, उनसे भी हमें जानकारी मिलती है। चूंकि इतिहास की बात की जाए तो इतिहास में लगभग ये माना जाता है कि जिस शासक का शासन रहा होगा तो लेखक उसी राजा के फेवर में बात करेगा। लेकिन अगर विदेशी यात्रियों के वृत्तांतों की बात की जाए, उनके लेखनी की बात की जाए, तो संभवतः यह रहता है कि वहां पर उस बात का प्रमाण ज्यादा सत्य होगा, क्योंकि वो भ्रमण करने आए और भ्रमण करने के दौरान उन्होंने जो देखा, जो अनुभव किया, उसी चीज को अपने लेख में लिखा। तो हम पुरातात्विक, साहित्यिक, जिसमें बौद्ध, जैन और विदेशी यात्रियों के जो वृत्तांत वगैरह हैं, उनके आधार पर इतिहास का अध्ययन करते हैं। तो हम स्टेप बाय स्टेप सबसे पहले प्राचीन भारत का इतिहास देखेंगे और उन टॉपिक्स से आने वाले जो क्वेश्चंस होंगे उन पर भी डिस्कस करते रहेंगे लगातार। उसी समय चर्चा करेंगे किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं या संभावना रहती है पूछे जाने की, तो उस पर चर्चा करेंगे। फिर उसके बाद बात आएगी मध्यकालीन भारत की और फिर आधुनिक भारत की। हम जो इतिहास पढ़ेंगे थोड़ा आराम से पढ़ेंगे, क्योंकि आराम से पढ़ने का रीजन ये रहेगा विस्तृत, क्योंकि आपके एग्जाम में अगर कोई भी क्वेश्चन पूछा जाए तो ये रहे कि क्वेश्चन वो छूट ना पाए। कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो आपके क्वेश्चंस क्लियर रहेंगे, लेकिन अगर वही रटा हुआ रहेगा तो क्या होगा, कुछ दिन बाद कंफ्यूजन हो जाएगी। तो हम सबसे पहले अगले दिन देखेंगे कि जो मनके, सिक्के या अभिलेख, शिलालेख जो पाए गए, उनसे हमें क्या जानकारी मिलती है। इसके बाद हम सिंधु घाटी सभ्यता, वैदिक सभ्यता, जनपद, महाजनपद, इन सभी के बारे में धीरे धीरे बात करेंगे। तो हमने जान लिया कि इतिहास का महत्व क्यों है और इतिहास है क्या। कह सकते हैं इतिहास एक वृतांत है जो भूतकाल की जानकारियों को हमें देता है, और इतिहास जानना भी हमारे लिए जरूरी होता है ताकि हम जान सके कि लोग पहले कैसे रहते थे, पहले उनका जीवन निर्वाह कैसे था, उनकी आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक स्थिति कैसी थी। इतिहास से हम जानते हैं कि हमारी वास्तुकला, सामाजिक व्यवस्था, चित्रकला, ये सब कैसी रही। हम देखते हैं कि इतिहास में हमें जो कुछ पात्र प्राप्त हुए हैं, जैसे एक पाया गया ताम्र दर्पण, तो संभावना ये जताई जाती है कि लोग सबसे पहले तांबे का इस्तेमाल करते थे। या मिट्टी का जो पात्र पाया गया उसमें देखा गया कि बहुत अच्छी चित्रकारी की गई है। तो ये लगता है कि कहीं ना कहीं इतिहास के लोग भी काफी ज्यादा शिक्षित, कुशल थे। तो हमें ये सारी जानकारी कैसे पता होंगी, हमें ये सारी जानकारी इतिहास को पढ़ने से ही पता होंगी। और वर्तमान की तुलना की जाए तो आज जैसे हम सिंधु घाटी सभ्यता में पढ़ते हैं कि वहां पर नालियों की सुव्यवस्थित व्यवस्था थी, लकड़ी की नालियां मिलती हैं, पक्के मकान थे, जो घर के द्वार थे वो मुख्य सड़क की ओर ना होकर के अंदर की ओर होते थे।
सड़कें ग्रिड पद्धति पर आधारित थी। नालियों के लिए वहां पे हौज बनाए जाते थे जिसमें कचरा एकत्रित होता था और उस कचरे को निकाल के बाहर कर दिया जाता था, पानी फिर निकल जाता था। वैदिक सभ्यता में हम देखते हैं कि उत्तर भारत क्षेत्र में वर्ण व्यवस्था, जाति व्यवस्था का भी उदय होता है, जिसमें वर्ण व्यवस्था 4 वर्णों, ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र और वैश्य, इन सभी में इनका वर्णन किया गया है। तो हम इन सभी के बारे में विस्तृत डिस्कस करेंगे, आराम से डिस्कस करेंगे। अगले दिन हम फिर मिलते हैं नई वीडियो के साथ, जिसमें हम देखेंगे जो भी हमारे टॉपिक वाइज रहेगा कंटेंट, उस पर हम बात करेंगे। और इतिहास के साथ साथ कुछ ही समय में पॉलिटी, इकोनॉमिक्स एंड जियोग्राफी की वीडियोस भी प्रोवाइड कराई जाएंगी, ताकि आपको इसी प्लेटफॉर्म पर सारी चीजें उपलब्ध हो सकें, आपको कहीं इधर उधर भागना ना पड़े। इसको देखते हुए अब आगे जीएस के लिए भी ये कोर्स चालू किया जाएगा, जिसमें आपको लगभग स्टेट से जो एग्जाम्स हो रहे हैं, चाहे यूपीपीएससी, आरओ या यूपी ट्रिपल एससी या अदर कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स वगैरह की बात की जाए, तो उसको देखते हुए उस लेवल का आपको कंटेंट प्रोवाइड कराया जाएगा, उस लेवल का पढ़ाया जाएगा। तो आज के लिए इतना ही वीडियो रहा। अगले दिन हम फिर मिलते हैं, नए टॉपिक्स अपने इतिहास पे चर्चा करेंगे। आप सभी लोग इसी तरह हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर करते रहिए, और हम आपको इसी तरीके से लगभग सभी चीजें प्रोवाइड कराएंगे। थैंक यू ऑल ऑफ यू।